प्यारे बच्चों, आपका एक रिवीजन टेस्ट हुआ था। उस रिवीजन टेस्ट में सेक्शन ए में 70 क्वेश्चंस थे और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चंस थे। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, 1 से 50 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। उसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। आज सेक्शन ए के 51 से 70 क्वेश्चन और सेक्शन बी के 1 से 30 क्वेश्चन, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। बहुत ध्यान समझना, बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं जो नीट के एग्जाम में आपकी मदद करेंगी। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 51, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन आर। सॉल्यूट पोटेंशियल प्योर वाटर का और उसके सॉल्यूशन का क्या होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल 0 होता है। सॉल्यूट के मिल जाने से सॉल्यूशन तैयार होता है और सॉल्यूशन का 0 से कम होगा। सॉल्यूट के मिल जाने से जो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है या सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये नेगेटिव हो जाता है। सॉल्यूट के मिल जाने से वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। इसको ध्यान रखना। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल या कह लो सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल भी और सॉल्यूट पोटेंशियल, जिस वाटर के अंदर सॉल्यूट नहीं होंगे तो प्योर वाटर है, उसका 0। सॉल्यूट के मिला देने से ये वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है या सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट के मिलने से मोर नेगेटिव होता है। तो सॉल्यूट के मिलने से सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूट के मिलने से वाटर पोटेंशियल 0 से कम या सॉल्यूट पोटेंशियल भी 0 से कम हो जाएगा। ये आंसर है। वाटर का मूवमेंट कैसे होता है ये ध्यान रखना। मान लो 2 सेल हैं, ए और बी। ए का वाटर पोटेंशियल है 0 और दूसरे बी का वाटर पोटेंशियल है -0.5। ठीक है। वाटर का मूवमेंट हमेशा ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। 0 माइनस से ज्यादा है तो वाटर का मूवमेंट ए टू बी होगा। वाटर कैसे मूव करता है? वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। पानी का जो मूवमेंट होता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, या इसको भी कह सकते हो लेस निगेटिव से मोर निगेटिव होता है। लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव। लेस निगेटिव का मतलब ये मोर निगेटिव से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वाटर का मूवमेंट ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। 0 ज्यादा है, -0.05 ये कम है, ज्यादा से कम की तरफ। या लेस निगेटिव से, ये लेस निगेटिव है, लेस निगेटिव से मोर निगेटिव। ये तो निगेटिव है ही नहीं, तो 0 है, लेकिन ये निगेटिव है। वाटर का मूवमेंट हमेशा लेस निगेटिव से मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, या ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम की तरफ होता है। इसको भी ध्यान रखना, आ सकता है इससे सवाल। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड सवाल है ये। इज अ लिपिड बाइलेयर दैट सर्व। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है। और प्रोटीन 2 तरह की होती है, एक लिपिड लेयर में धसी रहती है इंट्रिंसिक, और एक सरफेस पे पाई जाती है दोनों तरफ एक्सट्रिंसिक। लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन 2 तरह की हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और ये वाली एक्सट्रिंसिक। तो लिपिड की बाइलेयर होती है दैट सर्व एज ए बैरियर टू। हाँ, लिपिड की लेयर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा पाते। कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, उसको जाना है अंदर,
वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए लिपिड बैरियर होती है। लिपिड की लेयर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती, ये आर पार इसके नहीं जा पाएंगे। लेकिन लिपिड में घुलने वाले सब्सटेंसेस, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस बहुत आराम से पार हो जाते हैं। इस लिपिड बाइलेयर के थ्रू बहुत आराम से पार हो जाते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे फैटी एसिड वगैरह। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स ये बहुत आराम से आर पार चले जाते हैं। लिपिड की बाइलेयर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए बैरियर होती है, उसको नहीं जाने देती। उनको अगर जाना है तो इधर प्रोटीन की मदद से अंदर जाएंगे। तो ये वाला तो सही है। लिपिड की बाइलेयर होती है दैट सर्व एज बैरियर टू लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, गलत है। लिपिड की बाइलेयर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को जाने देती है। ये भी लिपिड की बनी है, ये भी लिपिड की है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लिपिड लेयर को पार कर जाते हैं, वाटर नहीं पार कर पाता। इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लिपिड डिस्पर्स्ड विद इन द प्रोटीन बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की बाइलेयर नहीं होती, लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर होती है। प्रोटीन की बाइलेयर नहीं होती, लिपिड बाइलेयर होती है। फिर चौथे में भी प्रोटीन बाइलेयर दे रखा, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। नेक्स्ट 53, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। ये जीनोटाइप जो सामने दे रखा है ये कितना बनेगा, ये पूछ रहा है F2 में। डाइहाइब्रिड मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये वाले कितने बनेंगे। मोनोहाइब्रिड को ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये वाला जीनोटाइप एक बनता है, ये दो बनते हैं और ये एक बनता है। अब ये वाला देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके जैसा है तो दो, ये कितने हैं, ये दो हैं, 2, या 2 लिख दो। स्मॉल आर इसके जैसा है, कितने हैं, 1 लिख दो। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को गुणा कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो ये दो बनेंगे। ये वाले टी टी कैपिटल टी स्मॉल आर ये दो बनेंगे, लेकिन कितने में, 16 में। डाई हाइब्रिड में टोटल 16 बनते हैं, तो 16 में दो बनेंगे, यानी 1/8। नेक्स्ट है 54, सेलेक्ट द आंसर विद द करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। इनमें से तुमको सही ढूंढना है, यानी 3 मैचिंग गलत है और एक सही है। यूस्टेकियन ट्यूब है, यूस्टेकियन ट्यूब मिडिल ईयर को, ये मिडिल ईयर को जोड़ती है फेरिंग्स से। ये किससे कनेक्ट करती है, मिडिल ईयर को फेरिंग्स से जोड़ती है। और मिडिल ईयर में एयर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए होती है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर कहां होती है, मिडिल ईयर की बात हो रही है यहां पर, ये तो गलत हो गया। इसकी लोकेशन, इक्वलाइजेस एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तो सही है फंक्शन, लेकिन लोकेशन गड़बड़ है। यूस्टेकियन ट्यूब इक्वलाइज करती है एयर प्रेशर, इक्वलाइज करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर उधर, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वलाइज करती है, मेंटेन रखने का प्रयास करती है। लेकिन ये फेरिंग्स, ये मिडिल ईयर को फेरिंग्स से जोड़ती है, इंटरनल ईयर से रिलेटेड नहीं है, मिडिल ईयर से रिलेटेड। फिर दूसरा है सेरिबेलम, सेरिबेलम ये लोकेशन है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन नहीं है, ये हाइंड ब्रेन में है, ये तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और ये बैलेंसिंग, इसका फंक्शन क्या है, बॉडी को बैलेंस करने में। जो लोग अल्कोहल वगैरह शराब वगैरह पीते हैं उनके सेरेबेलम पे असर होता है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो ये भी गलत है। हाइपोथैलेमस ये 4 ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल सही है। ये बॉडी टेम्परेचर, भूख लगती है, अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग, भूख और प्यास, हंगर, और ये आपका ये भूख लगने के लिए हंगर सेंटर यहीं पर होता है और सटाइट सेंटर है। तो ये बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बिल्कुल खाने के जैसे भूख लगना और प्यास लगना और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना इसका फंक्शन है।
ये सही एकदम, ये आ भी चुका है इसके फंक्शन हाइपोथैलेमस के, ध्यान रखना। फिर ब्लाइंड स्पॉट है जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ये सही है लोकेशन इसकी, ऑप्टिक नर्व यहां से निकल जाती है, लीव करती है आंख से। यहां पर अरे कोन्स कहां होते हैं, यहां होते ही नहीं, रॉड्स एंड कोन प्रेजेंट, ये गलत लिखा है तो इसका फंक्शन गलत है। यहां पर रॉड्स एंड कोन प्रेजेंट कहां होते हैं, यहां कोई इमेज नहीं बनती, तो ये भी गलत है, ये सही हो गया। नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, मोस्ट कॉमन मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया में। गर्भ निरोधन का, बच्चे ना होने का सबसे कॉमन मेथड है इंडिया में इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इसको यूट्रस में जाके लगा दिया जाता है, जैसे मल्टीलोड 375, ये एक तरह की कॉपर टी है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगी, फैगोसाइटोसिस होती है स्पर्म की, उसको बढ़ावा देती है। कॉपर टी एक तरह की इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, उसमें एक एग्जांपल है मल्टीलोड 375, ये भी एक तरह की ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, जैसे कॉपर टी है, ये कॉपर टी का टाइप कह लो इसको। एलएनजी होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, स्पर्म जब धीमे हो जाते हैं तो फैगोसिटिक सेल्स उनको खा लेती हैं। वॉल्ट और डायफ्राम ये बैरियर्स होते हैं, ये इंट्रा यूटराइन डिवाइस नहीं है। सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्ट्स ये बैरियर होते हैं, ये आईयूडी में आते नहीं, ये एक तरह के बैरियर हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधन में मदद करते हैं, बच्चा ना होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन ए हेट्रोजाइगस पी प्लांट, कोई एक हेट्रोजाइगस पी प्लांट है कह रहा है, विद राउंड येलो सीड्स, हेट्रोजाइगस राउंड ये हो गया, हेट्रोजाइगस येलो ये हो गया, इज सेल्फ, इसकी सेल्फिंग कर दी गई, यानी इस एक जैसे पौधों में क्रॉस करा दिया गया। सेल्फिंग का मतलब एक जैसे पौधों में क्रॉस। ऑफ स्प्रिंग विद राउंड ग्रीन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑफ स्प्रिंग से बनी राउंड और ग्रीन वाली, राउंड और ग्रीन ऑफ स्प्रिंग बनी, कुछ ऑफ स्प्रिंग इसमें बनी राउंड एंड ग्रीन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप्स, राउंड और ग्रीन के जीनोटाइप क्या होंगे पूछ रहा है। राउंड डोमिनेंट है, ये कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये राउंड होगा। ग्रीन कैसा होगा, स्मॉल वाई, ये रिसेसिव है, स्मॉल वाई, तो ये वाले पौधे ये राउंड और ग्रीन होंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाला एक पौधा हो गया, और दूसरा हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाला हो गया, ये राउंड और ग्रीन होंगे, राउंड और ग्रीन, सही है। नेक्स्ट, एट ए पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील इज 0.6, कैपिटल ए एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.6 है, यानी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है 0.6, तो क्या रहा है, हाँ, और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है 0.4, स्मॉल ए की 0.4 दे रखी है। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, ये वाले इंडिविजुअल कितने होंगे इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बाकी इतना समझो कि ये वाले पूछ रहा है इसमें क्या है, कितने होंगे। तो हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन दो तरह की हैं, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए होती हैं। किसी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना है या एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये इक्वेशन है। P डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, यानी कैपिटल ए को बताती है, और Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए, ये 0.6 दे रखा है, ये 0.4 दे रखा है, दोनों का अगर जोड़ दो तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा फॉर्मूला इनका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1, ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इस फॉर्मूले से, P स्क्वायर कैपिटल ए को
ये जीनोटाइप पी स्क्वायर बताता है, स्मॉल ए जीनोटाइप क्यू स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं, और कैपिटल स्मॉल ए हेट्रोजाइगस ये 2pq से निकलता है। तो ये वाला पूछा गया है कैपिटल स्मॉल ए, ये 2pq से निकलेगा, 2 लिख दिया, p की वैल्यू 0.6 और q की वैल्यू 0.4, तो कितना हो गया 0.48, आंसर हो गया 0.48, ये हो गया। ये तो एक इंडिविजुअल में निकली है बेटा, अगर उस पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल होंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 48। तो 100 इंडिविजुअल में 48 ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल स्मॉल ए होगा। इसको निकालो, कैसे निकालोगे? मान लो इस पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल है, ये तो निकला है एक इंडिविजुअल के अंदर 0.48। अगर उस पॉपुलेशन के अंदर 100 इंडिविजुअल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 में 48 ऐसे होंगे जिनके पास ये होगा। तो अब बताओ 100 में ये वाले कितने होंगे, ये वाले कितने होंगे, निकालो। अरे पी स्क्वायर है ना, कैपिटल ए, ये वाले कितने होंगे, ऐसे निकाल लो। कैपिटल ए किसके, पी स्क्वायर से निकालते हैं, पी स्क्वायर ये हो गया, पी की वैल्यू कितनी है 0.6, तो 0.6 का होल स्क्वायर 0.36, ये तो एक इंडिविजुअल में आ गई फ्रीक्वेंसी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 36 इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल ए होगा। इसका निकाल लो, स्मॉल ए कितने होंगे, अगर 100 इंडिविजुअल है, स्मॉल ए वाले कितने होंगे, ये स्मॉल ए क्यू स्क्वायर से निकलता है, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.16, एक इंडिविजुअल में 100 से मल्टीप्लाई कर दो 16 ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिसमें स्मॉल ए होगा, ऐसे निकाल सकते हो तुम। तो मैं अभी यही निकालना था, यहां तक तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद किंगडम प्रोटिस्टा ये लिंक बनाता है, ये बहुत सारे किंगडम से जुड़ा रहता है। प्रोटिस्टा में आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जैसे डाइटम्स, इसमें आते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट जैसे स्लाइम मोल्ड्स, और इसमें आते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जैसे प्रोटोजोआ। ये सब आते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ये सब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। इनमें 3 तरह के आते हैं, डाइटम्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। डाइटम्स एल्गी यानी प्लांट जैसे होते हैं, डाइटम्स एल्गी यानी प्लांट जैसे दिखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स फंजाई जैसे दिखते हैं, और प्रोटोजोआ एनिमल्स जैसे दिखते हैं। तो ये लिंक बनाता है, तो प्रोटिस्टा किंगडम लिंक है इन तीनों के बीच, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो प्लांट जैसे भी दिखते हैं, कुछ फंजाई जैसे दिखते हैं, कुछ एनिमल जैसे। तो ये तीनों किंगडम के बीच का लिंक होता है, सबको तीनों को जोड़ने का काम करता है। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 59, which statement is incorrect for post mitotic gap phase of interphase? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, इसको पहले समझो। एक सेल साइकिल बनाओ पहले, ये है सेल साइकिल। सेल साइकिल में G1 है, S है, J2 है, M है, ऐसे होता है, इस तरह चलती है। ये कहलाती है माइटोटिक फेज है, M फेज। पोस्ट माइटोटिक कौन सी हुई? माइटोटिक के बाद यानी पोस्ट माइटोटिक G1 होती है, और प्री माइटोटिक होती है G2। माइटोटिक से पहले वाली G2, माइटोटिक के बाद वाली पोस्ट माइटोटिक G1, प्री माइटोटिक G2। क्या बोल रहा है? पोस्ट माइटोटिक गैप। तो यहां G1 की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि G1 में क्या होता है, इसमें आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये। G1 फेज में तीनों तरह के आरएनए बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए बनते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनती है। बस ऐसा काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता इसमें। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनती हैं और आरएनए बनता है इसमें। तो इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रो करती है, सही है। लेकिन कुछ सेल से G1 में आके रुक जाती हैं और
G0 में चली जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो G1 फेज में जो सेल्स है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो ग्रो कर रही है, ये ग्रोथ फेज है, पहली ग्रोथ फेज। माइटोसिस के बाद आती है, इसलिए बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक, लेकिन ये ग्रोथ फेज होती है, इसमें सेल की ग्रोथ भी होती है, बिल्कुल सही। सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज इन नंबर, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल हो जाते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल हो जाते हैं, ये भी सही है। द सेल हैज एन ऑप्शन टू स्टॉप सेल साइकिल एंड अंडरगो डिफरेंशिएशन, इसमें सेल साइकिल रुक सकती है। G1 फेज में सेल आ गई है, वो G0 में जा सकती है, सेल साइकिल सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है, और सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। जैसे नर्व सेल्स से G0 में ही रहती हैं, डिफरेंशिएट हो गई, ये भी सही है। इसमें इट इन्वॉल्व्स रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, आरएनए तो बना, रेप्लिकेशन आरएनए हुआ, आरएनए का रेप्लिकेशन होता ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, पहली बात ये भी गड़बड़ लिखा है, यहां आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए यहां पर नहीं बनता, डीएनए एस फेज में बनता है। प्रोटीन्स तो बनती हैं, कुछ प्रोटीन्स बनती है नॉन हिस्टोन, ये तो सही है, लेकिन ये डीएनए एस फेज में बनता है, जो G1 के बाद आती है यहां बनता है, ये गलत है, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द बेसिस ऑफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? दो पर्सन्स के डीएनए फिंगरप्रिंट एक जैसे क्यों नहीं होते? जैसे दो पर्सन्स के उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, वैसे दो पर्सन्स के डीएनए के कुछ सीक्वेंस एक जैसे नहीं होते। वो सीक्वेंस कहलाते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए दो तरह का होता है, सैटेलाइट डीएनए दो तरह का होता है, एक कहलाते हैं मिनी सैटेलाइट्स और एक कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। एक कहलाते हैं मिनी सैटेलाइट्स, दूसरे कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये रिपीट करने वाला डीएनए होता है, इसमें डीएनए के कुछ सीक्वेंस लगातार रिपीट करते हैं, तो रेपिटेटिव डीएनए है, ये रेपिटेटिव डीएनए होता है, रिपीट करने वाला डीएनए होता है। जैसे 80 80 80 80 हमारे में 100 बार ऐसे है, किसी में 1000 बार ऐसे हो गया, तो ये सैटेलाइट डीएनए है। तो दो व्यक्तियों के सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट, ये एक जैसे नहीं होते, जैसे दो व्यक्तियों के उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। किसी एक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे तो वो बिल्कुल यूनिक होता है, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं दूसरे से, वो सैटेलाइट डीएनए यानी रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। हमारे में कम बार रिपीट कर रहा है, किसी में ज्यादा बार रिपीट कर रहा होगा उसी जगह पे, तो ये ध्यान रखना। अकरेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, जिनको हम VNTRs भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ये वाले होते हैं मिनी सैटेलाइट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स ये दो व्यक्तियों के एक जैसे नहीं होते, यानी जितने भी इंडिविजुअल पाए जाएंगे सबके VNTR अलग अलग होते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, वैसे दो पर्सन्स यानी दो व्यक्तियों के VNTRs यानी सैटेलाइट डीएनए एक जैसे नहीं होते। तो ये अकरेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जितने दुनिया में लोग हैं सबके VNTRs या सैटेलाइट डीएनए अलग अलग हैं, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसे पॉलीमॉर्फिज्म। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 61, द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस। एक क्रॉस दे रखा है, इससे जो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे होंगे विल बी कंप्लीटली हेट्रोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। उन बच्चों के बारे में पूछ रहा, उन ऑफस्प्रिंग के बारे में जो कंप्लीटली हेट्रोजाइगस है। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। कंप्लीटली हेट्रोजाइगस का मतलब ये हेट्रोजाइगस, दूसरा भी हेट्रोजाइगस और तीसरा भी हेट्रोजाइगस। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ये वाले कितने होंगे ये पूछ रहा है, इनके क्रॉस से ये वाले कितने बनेंगे पूछ रहा है। अब देख लो, अब दोनों यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, तो ये क्रॉस करना पड़ेगा। अगर दोनों एक जैसे होते तो क्रॉस नहीं करना पड़ता,
जो पुराना तरीका बताया है हमने, मोनोहाइब्रिड का निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता आंसर, लेकिन यहां पर नहीं निकलेगा। ये अलग है जीनोटाइप, ये अलग जीनोटाइप है, तो इसको कराना पड़ेगा क्रॉस। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इसका क्रॉस करा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये सारे होमोजाइगस हैं तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां पर 3 हेट्रोजाइगस हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 तरह के गैमीट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे जरा देखो, पहले कैपिटल ए से बनाओ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, फिर दूसरा बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। अब बीच वाले में स्मॉल बी कर दो, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 4 कैपिटल ए से बनेंगे, टोटल 8 बनने हैं, 4 स्मॉल ए से बनेंगे। 4 बार स्मॉल ए लिख दिया तुमने ऐसे, और यही उतार देना, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे बनेगा। तो कितने, अब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, कह रहा कितने ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो ये वाले होंगे, केवल एक ही बनेगा इसके क्रॉस से। इनके सबके क्रॉस कराओ, पहला इसका इससे क्रॉस कराओ, फिर इसका इससे क्रॉस कराओ, इसका इससे क्रॉस कराओगे क्या आएगा, ऊपर वाला देखो कैपिटल ए हो जाएगा, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इन दोनों के क्रॉस से बना। केवल एक ही बनेगा इसके क्रॉस से, ये वाले से, ये वाला बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। 8 में से केवल एक यही बनेगा तो आंसर हो जाएगा 1/8। कंप्लीटली हेट्रोजाइगस है तीनों जीन्स के लिए, ये और ये। हेट्रोजाइगस का मतलब ये कैपिटल है कि स्मॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए सैंपल इज लोडेड इन द जेल। डीएनए सैंपल जेल पे कहां पर रखे जाते हैं, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे कराते हैं। ये अगार जेल है, अगार जेल के ऊपर को करंट देते हैं, इधर होता है एनोड, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इधर है कैथोड, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। डीएनए यहां रखा जाता है, इधर वेल्स के अंदर गड्ढे बना देते हैं, इसके अंदर डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से, तो इसको यहां रखा जाता है। डीएनए के टुकड़े यहां से निकलते हैं और एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ ऐसे भागते हैं निकल के वेल इसके अंदर से, ये पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। तो इस अगर जेल के ऊपर तुमको ये डीएनए के टुकड़े हैं, ये यहां पर छोटे वाले टुकड़े आगे चले जाते हैं, बड़े पीछे, अलग अलग लंबाई के टुकड़े इस पे दिखाई पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, डीएनए को लोड किधर करते हैं, कैथोड की तरफ लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ लगाते हैं, और डीएनए भागता किधर है, एनोड की तरफ भागता, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। डीएनए के टुकड़े साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, छोटे वाले आगे चले जाते हैं, बड़े पीछे छूट जाते हैं, बीच के साइज वाले यहां रह गए। तो डीएनए का जो सेपरेशन होता है टुकड़ों का, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है, ये भी आता है सवाल। तो डीएनए किधर लोड होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ लगाते हैं डीएनए, डीएनए यहां लोड किया जाता है, वेल्स के अंदर गड्ढों में रखा जाता है। इसमें अगर जेल में गड्ढे बनाए जाते हैं, वेल्स। नेक्स्ट 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को लेकर के ये स्टेटमेंट्स यहां पर दे रखे हैं। तो कह रहा ऑफ दीज अबव स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट से कितने करेक्ट है पूछ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एकदम सही है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया और ईटीएस भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, सही है। एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, बिल्कुल सही है। क्रेब्स साइकिल और ईटीएस एरोबिक रेस्पायरेशन के पार्ट हैं, और एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। एरोबिक रेस्पायरेशन कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, यह ध्यान रखना। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ना, इलेक्ट्रॉन ईटीएस जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे चलता है, ये गलत है। C5H51H98O6 ये ट्राइपामेटिन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। ट्राइपामेटिन में 3 फैटी एसिड की चेन होती हैं, ट्राइपामेटिन में 3 फैटी एसिड की चेन होती हैं, और वो फैटिक एसिड होता है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड होता है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होती हैं, क्योंकि 3 चेन होती है फैटी एसिड की, 1, 2 और 3, तो 16 16 16 16 यहां हो गया, 16 यहां हो गया, 16 यहां हो गया, तो 48 हो जाएगी कार्बन।
और 3 कार्बन तो ग्लिसरॉल की भी तो होती है, 3 कार्बन ग्लिसरॉल की भी तो होती है, तो 3 और जोड़ दो तो हो जाएगा 51, C51 सही है ये वाला। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है आरक्यू, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ये होना चाहिए था। CO2 अपॉन O2 होता है, उल्टा दे रखा है, ये भी गलत है। तो सही क्या है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि एक सिरा अंदर होता है, जो पेटल्स होते हैं पेटल्स का एक सिरा अंदर होता है, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर 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 एक सिरा बाहर, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मालवेसी के जो पेटल्स होते हैं उनमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ये मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मालवेसी में कौन कौन से आते हैं, गुड़हल आता है, चाइना रोज, इसमें कॉटन आता है, गुड़हल है, चाइना रोज है, कॉटन है, और भिंडी भी इसी में आती है। तो चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, साथ में एक्साइल प्लेसेंटेशन ओवरी के अंदर होता है, यहां पर ओवरी है, इसको बनाएंगे, प्लेसेंटा बीच में होगा। भिंडी में देखो, भिंडी में बढ़िया से दिखता है प्लेसेंटा बीच में, जब भिंडी की सब्जी काटते हो तो उसमें दिखेगा, और बीच से ओव्यूल ऐसे लगे रहते हैं। जब प्लेसेंटा बीच में, इस तरह का प्लेसेंटेशन कहलाता है एक्साइल, ये भी सही है, ये मालवेसी में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट डायंथस में भी सीख लो, डायंथस और प्रिमुला में, प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, इसमें होता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। चाइना रोज में तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, डायंथस में फ्री सेंट्रल है, सनफ्लावर कंपोस्टी का है बेसल प्लेसेंटेशन होता है, मस्टर्ड में पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, सरसों में, ये भी अलग से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कहता है इन द डाइकॉट स्टेम द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। डाइकॉट स्टेम में दो तरह, वैस्कुलर कैम्बियम दो चीजों से मिलकर बना होता है। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर बना है। इंटरफेसिकुलर, इंट्रा जो होता है ये प्राइमरी होता है, और इंटर ये सेकेंडरी ओरिजिन, ये पहले से मौजूद होता है, प्राइमरी है, ये बाद में नया बनता है सेकेंडरी। तो वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, तो यहां पर केवल सेकेंडरी दे रखा है, ये गलत है। सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं, बिल्कुल सही है, सेकेंडरी जाइलम से लकड़ी बनती है, बिल्कुल सही है। अ मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड नो न्यूक्लियस। जो सीव ट्यूब होती है मैच्योर, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बड़ी सी वैक्यूल होती है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म किनारे पर चला जाता है, पेरिफेरल होता है। लेंटिल सेल्स एरेटिंग स्पोर्स होते हैं, ये बार्क वगैरह पे पाए जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो चौड़े चौड़े तने होते हैं उनकी बार्क पे पाए जाते हैं लेंटिल सेल्स, जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जिनके तने बहुत चौड़े हो जाते हैं पौधों में, उनमें लेंटिल सेल्स होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डाइकॉट स्टेम में हो गया। नेक्स्ट है इस सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। सेक्रेड कहते हैं पवित्र, ये है पवित्र, और ग्रूव्स होते हैं जंगल। कुछ लोकल पीपुल जंगल में जाते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जंगल हमारे लिए पवित्र है, यहां के पेड़ों को काटने नहीं देते। जंगलों के वृक्ष की पूजा करते हैं, वहां पे उनके देवी देवता रहते हैं, तो वो पवित्र जंगल है। वहां पर लोगों को शिकार नहीं करने देते, पेड़ों को काटने नहीं देते, तो उनकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु बचे हुए हैं। सेक्रेड फॉरेस्ट या सेक्रेड ग्रोव्स, ये इन सीटू कंजर्वेशन में आता है, वहीं पर रहते हुए वहां के लोग इन्हें बचाते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो ये क्या, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, जो बहुत ही रेयर स्पीशीज हैं और जिनको विलुप्त होने का खतरा है, थ्रेटेंड है, उनको बचाने का काम करते हैं सेक्रेड ग्रोव्स।
लोकल पीपल, वहां के जो लोग हैं वो वहां ना पेड़ काटने देते ना शिकार करने देते, क्योंकि वहां ये मानते हैं ये जंगल हमारे पवित्र हैं। तो ये एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन भी है, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज को बचाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहां नहीं होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहां पे था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। बीटी कॉटन ये पौधा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इस कॉटन के पौधे के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन है जो एक बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस से निकाला गया है और ये बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है। ये सही है, ये सही है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल हैविंग डिजायर्ड जीन्स। दो प्लांट सेल का फ्यूजन है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, जिनमें अपने मतलब के जीन्स है। इसमें कुछ अच्छे जीन्स हैं, इसमें भी कुछ अच्छे जीन्स हैं, दोनों को फ्यूज करा के बनाते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इस्तेमाल करते हैं दोनों के फ्यूजन के लिए। कहीं कहीं कैल्शियम क्लोराइड भी यूज होता है और इलेक्ट्रिक करंट भी कभी कभी यूज होता है। दो अलग अलग पौधों की सेल्स को फ्यूज कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या कैल्शियम क्लोराइड या इलेक्ट्रिक करंट, और बनाते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड जिन्हें साइब्रिड्स भी कहते हैं। यह भी सही है। RNAi takes place in all eukaryotic organisms is the method of cellular defense। RNAi सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यह एक तरह का सेल्यूलर डिफेंस है, सेल्स अपने आप को बचाती हैं। यह सही है। एग्रोबैक्टीरियम इज अ डिसआर्म्ड पैथोजन। एग्रोबैक्टीरियम से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स को निकाल लेते हैं और उसकी जगह कोई फॉरेन जीन को लगा देते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम से टीआई जीन्स को निकाल के फेंक दिया जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स, और उसको डिसआर्म्ड बना लेते हैं। उसके हथियार छीन लिए, डिसआर्म्ड पैथोजन बना लिया, और ये इसकी मदद से हम जीन को ट्रांसफर कराते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं कराते। एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हम जीन्स को ट्रांसफर कराते हैं डिफरेंट प्लांट सेल में। एग्रोबैक्टीरियम जब किसी पौधे पर इंफेक्शन करता है तो अपना टीडीएनए उसके अंदर डाल देता है। टीडीएनए के साथ टीआई जीन्स चले जाते हैं और उस पौधे में ट्यूमर बन जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया गया, टीडीएनए के अंदर से टीआई जीन्स को निकाल के फेंक दिया गया, कोई फॉरेन जीन को लगा के टीडीएनए के साथ प्लांट सेल के अंदर भेजा जाता है। एनिमल सेल के अंदर भेजने के लिए जीन्स होते हैं। एनिमल सेल के अंदर कोई फॉरेन जीन को भेजना तो यूज करते हैं रिट्रोवायरस। इसके कैंसर कॉजिंग जीन्स को निकाल के फेंक देते हैं और फॉरेन जीन को लगा के इसको एनिमल सेल के अंदर रिट्रोवायरस की मदद से पहुंचाया जाता है। तो रिट्रोवायरस भी एक तरह का डिसआर्म्ड पैथोजन है। इसके कैंसर कॉजिंग जीन्स को निकाल लेते हैं और कोई भी फॉरेन जीन को उसकी जगह पे लगा के एनिमल सेल के अंदर भेजते हैं। प्लांट सेल के अंदर एग्रोबैक्टीरियम और एनिमल में रिट्रोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम केवल प्लांट सेल में यूज होता है। तो यहां पे इनकरेक्ट कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 मैच करना है, मैच कर लेते हैं बेटा। जियक है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग बनाते हैं, उसकी परमिशन यहां से लेनी पड़ती है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेस को या ह्यूमन को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो रिसर्च करने से पहले हमको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जियाक की मदद लेते हैं। पीसीआर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस है। इस मशीन के जरिए डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है। हमारे पास थोड़ा सा डीएनए है तो ये मशीन टेम्परेचर को बढ़ा के घटा करके उसकी ढेर सारी कॉपीज बना देती है। इसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। लैब के अंदर हम एम्प्लीफिकेशन डीएनए करा रहे हैं तो ये इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस कहलाती है। शरीर के बाहर है, लैब में है, मशीन के अंदर ऐसा होता है। इंसुलिन को इली लिली कंपनी ने खोजा था 1983 में। इंसुलिन बनाया था बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ये हर्बर्ट बॉयड लाए थे और एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ दिया था और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था बॉयर एंड कोहान ने। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहीं से निकाल के लाए थे और एक प्लाज्मिड लिया था और इस प्लाज्मिड में लाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ के बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला इन्होंने तैयार किया था बॉयर एंड कोहान। ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, अ मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मैन। मैरिज हो जाती है कलर ब्लाइंड मैन की, किससे हो जाती है? कलर ब्लाइंड मैन का जीनोटाइप ये होगा स्मॉल सी वाई एंड होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन। होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन एस कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी। ये होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन हो गई। ऑल कैरियर डॉटर्स, अरे डॉटर्स इससे बनेंगी, डॉटर तो हमेशा इसी से बनेंगी, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स डॉटर बनेंगी। एक्स कैपिटल सी इधर से आया, एक्स स्मॉल सी इधर से आया, एक्स कैपिटल सी इधर से आया, एक्स स्मॉल सी इधर से आया, तो डॉटर तो सारी कैरियर बन रही हैं। और सन कैसे बनेंगे? सन तो सब नॉर्मल होंगे। सन में एक्स इधर से आएगा, वाई इधर से आएगा, एक्स मदर से, वाई फादर से, तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो एक्स कैपिटल सी वाई, और इसको जोड़ लो, एक्स कैपिटल सी वाई, तो नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल। तो ऑल कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल सन्स, ये सही है। सेक्शन बी में आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी वाला पार्ट है, इसमें 30 सवाल थे और इन 30 में से केवल 20 करना थे। हम तुम्हें 30 का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, मीजोसोम्स हेल्प्स इन ऑल दी फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सेप्ट। मीजोसोम सभी में मदद करते हैं, एक को छोड़ करके। मीजोसोम सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, सही है। ये डीएनए से चिपके रहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी कराते हैं। मीजोसोम के ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, उसके जैसे होते हैं। ये तीनों सही हैं। और मीजोसोम सिक्रीशन भी करते हैं, अंदर के सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं। ये सब मीजोसोम के फंक्शन है। मीजोसोम बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये सिक्रीशन भी करते हैं। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है। ये फंक्शन है क्रोमैटोफोर्स का या फोटोसिंथेटिक लैमेली का फंक्शन है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर्स या फोटोसिंथेटिक लैमेली। वो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो ये फंक्शन क्रोमैटोफोर्स का है। ये तीनों फंक्शंस मीजोसोम्स के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक, कुछ प्लांट्स है यहां पर भरना है। रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द पार्ट डेवलप्ड थ्रू रेडिकल। रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से जड़ें निकलती हैं। इनमें से किन पौधों में? सभी में होती हैं। बैनियान यानी बरगद में प्रॉप रूट होती हैं, मेज में स्टिल्ट रूट होती हैं, स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस रूट होती हैं, ट्यूबरस होती हैं, और ये तीनों ही एडवेंटिशियस रूट्स हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जो रेडिकल को छोड़ करके पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं, ये तनों से, पत्तियों से, कहीं और से निकल आती हैं, रेडिकल से नहीं निकलती हैं। रेडिकल से निकलती है टैप रूट, ये ध्यान रखना। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। बार बॉडी इज एब्सेंट इन द फीमेल ऑफ। बार बॉडी किसमें एब्सेंट होती है? अरे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो ऐसे होता है 44 प्लस XXY, ऐसे हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। इसमें तो बार बॉडी एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट होगा, यहां दिखेगी। टर्नर सिंड्रोम होता है 44 प्लस X0, इसमें यहां पर कोई क्रोमोसोम नहीं, 0, तो या इस वाले में कोई बार बॉडी नहीं दिखेगी। यहां पर टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 44, 45, 46, 47। यहां पर टोटल क्रोमोसोम 44, 45। 0 का मतलब कुछ नहीं, यहां पे बार बॉडी नहीं होती, तो आंसर ये हो गया। ये नॉर्मल फीमेल में बार बॉडी एक होगी 44 प्लस XX। नॉर्मल फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में बदल जाता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोम की गड़बड़ी से होता है, बाकी सारे सेक्स सिंड्रोम है। तो इसमें तो कुछ, ये भी नॉर्मल होगा, इसमें भी 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, ये ध्यान रखना। डाउन सिंड्रोम फीमेल में है तो केवल ऑटोसोम 21वें जोड़े में 3 हो जाते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम, बाकी ये सेक्स सिंड्रोम्स है।
तो ये ध्यान रखना, टर्नर, वो ध्यान रखना, टर्नर जो होती है फीमेल होती है, ध्यान रखना, और क्लाइनफेल्टर स्टेराइल मेल होता है। द एंजाइम दैट कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस बाय फॉर्मिंग डबल बॉन्ड्स। कहता है कौन सा इसमें एंजाइम है जो ग्रुप का रिमूवल करता है बिना पानी के, हाइड्रोलाइसिस नहीं होती और डबल बॉन्ड से छोड़ जाता है, तो वो लाइसिस होते हैं। लाइसिस करते क्या है? लाइसिस, मान लो ये दो ग्रुप लगे हैं, एक ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में दो ग्रुप लगे हैं एक्स और वाई, ये दो ग्रुप हैं, तो लाइसिस करते क्या है? लाइसिस करते हैं ग्रुप को हटा देते हैं। लाइसिस क्या करते हैं? ग्रुप का रिमूवल करते हैं, एक्स और वाई ग्रुप अलग हो जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ये डबल बॉन्ड बन जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स बिना पानी के, पानी यूज नहीं होता है, जबकि हाइड्रोलाइसिस पानी यूज करते हैं, तो लाइसिस हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स इज ट्रू। एंजाइम को लेकर के इसमें से कौन सा सही है? एंजाइम्स आर प्रोटीन whose shape does not help in the functions। गलत है, एंजाइम प्रोटीन्स हैं जब तक कि इनका टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, प्रोटीन में फोल्डिंग से जब तक इनका टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बन जाता तब तक वो फंक्शन नहीं करते। तो ये कह रहा है, डज नॉट कह रहा है हेल्प इन देयर फंक्शन। एंजाइम का स्ट्रक्चर यानी शेप उसके फंक्शन से रिलेटेड नहीं होता, जबकि है एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनता तब तक वो फंक्शनल नहीं होते, तो ये गलत हो गया। एंजाइम्स लोअर द रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम रिएक्शन रेट को हायर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। यहां लोअर लिखा है, यह भी गलत है। एंजाइम्स डू नॉट शो अ हाई स्पेसिफिसिटी ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सुक्रेज केवल सुक्रोज को ही तोड़ पाता है, सुक्रेज केवल सुक्रोज को ही तोड़ पाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एंजाइम हर एक रिएक्शन का अलग अलग है। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं जो अलग अलग एंजाइम से कैटालाइज होते हैं। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ देता है लेकिन माल्टोज को नहीं तोड़ पाएगा, तो हर एक रिएक्शन का एंजाइम स्पेसिफिक होता है। तो यहां पे डू नॉट लिखा है तो ये भी गलत है। एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। सही है, एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होती है और ऑप्टिमम पीएच पर सबसे ज्यादा होती है। ऑप्टिमम से कम होने पर एक्टिविटी कम होती है और ऑप्टिमम से ज्यादा होने पर भी एक्टिविटी कम होती है। ये सही है, केवल यही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिजीजेस विद इट्स एग्जांपल्स मेंशन बिलो। यहां पर एग्जांपल्स हैं, इसको मैच करना है। देखो प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है? प्रोटोजोआ से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है, सही है। अमीबियासिस भी होती है, लेकिन कॉलरा, कॉलरा तो बैक्टीरिया से होता है, ये तो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये दो तो प्रोटोजोआ से होते हैं, बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, कालाजार एक प्रोटोजोआ दूसरा है लीशमैनिया, इससे होता है कालाजार, और लेप्रेसी बैक्टीरिया से होती है, लेकिन ये वाला गड़बड़ है। टाइफाइड और लेप्रेसी ये बैक्टीरिया से होती, लीशमैनिया कालाजार लीशमैनिया से होता है, तो ये भी गलत है। डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड ये सब वायरस से होते हैं, बिल्कुल सही है। ये तीनों वायरस से होते हैं, मच्छरों के जरिए फैल सकते हैं ये वाले, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड तो तुम जानते ही हो। हेलमिंथिक कौन सी है? जो हेलमिन से होती है। एस्केरियासिस हेलमिंथ यानी एस्कैरिस से होती है, और एलिफेंटियासिस और रिंगवर्म, लेकिन रिंगवर्म जो होता है ये फंजाई से होता है, ये ध्यान रखना। रिंगवर्म दांत खाज खुजली ये फंजाई से होता है, ये भी गलत है, तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिड्स। इनमें बेसिडियोमाइसिड्स के कौन कौन से हैं, कौन से जोड़े हैं? पफ बॉल्स कहते हैं लाइकोपर्डॉन, लाइकोपर्डॉन ये पफ बॉल्स हैं, ये तो बेसिडियो का है, लेकिन क्लेविसेप्स जो होता है ये एस्को का है, एस्कोमाइसिड्स, ये गलत हो गया। मॉर्चेला ये गुच्छी है, ये खाई जाती है, और ये भी एक तरह का लोग मशरूम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली मशरूम नहीं है, ये एस्कोमाइसिड्स का है, मॉर्चेला गुच्छी, और बहुत महंगा बिकता है ये मशरूम होते हैं एगेरिकस जो खाए जाते हैं, ये बसीडियो के हैं। ये मशरूम एगेरिकस है, ये बसीडियो का है,
तो ये वाला बसीडियो ये एस्को का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिजाइजा और एस्कोबोलस दोनों ये गोबर पे उगते हैं। फिजाइजा कॉप्रोफिलस फंजाई है, गोबर पे उगता है, ये एस्कोमाइसीड्स का है। एस्परजिलस भी एस्कोमाइसीड्स का है। एस्परजिलस फ्लेवस ये एक टॉक्सिन सेक्रेट करता है, एफ्लाटॉक्सिन, जो बहुत घातक होते हैं। दोनों एस्को के हैं, तो ये भी गलत। ब्रैकेट फंजाई पॉलीपोरस है, लकड़ी पर रहता है, पॉलीपोरस। और पब बॉल्स लाइकोपर्डॉन ऊपर है, ये भी किसके हैं? ये भी बसीडियो के हैं। लाइकोपर्डॉन ये भी बसीडियो के हैं, ये भी बसीडियो का है और ये भी बसीडियो का है, दोनों बसीडियो के हैं, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द ल्यूटियल फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ प्राइमेट फीमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। ल्यूटियल फेज को हम लोग कहते हैं सिक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद से शुरू हो जाती है सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज कहलाती है, और ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन और 28 दिन तक की, मान लो ये 28 से 29 दिन तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो 14वें दिन के बाद से शुरू हो जाती है, 28 से 29 दिन तक चलती है ल्यूटियल यानी सेक्रेटरी फेज। तो ये लगभग 13 से 14 दिन रहती है, 13 से 14 दिन रहती है, ये ध्यान रखना। फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 to 7, ये सब तुम देख लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन होती है, मासिक चक्र चलता है, वो 1 से 5 दिन है। फिर फॉलिकुलर फेज है, ग्रेफेन फॉलिकल तो लगातार बढ़ता ही रहता है, ये 14वें दिन तक के होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन, 13वें दिन तक रहता है सपोज करो, 14वें दिन तो ओव्यूलेशन हो जाता है, ये ओव्यूलेटरी फेज हो जाती है, और 14वें दिन के बाद से सेक्रेटरी फेज। तो यहां से यहां तक के फॉलिकुलर फेज होती है, फॉलिकल डेवलप करता है, और इसी में 1 से 5 तक के मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक चक्र होता है, जिसमें ब्लड वगैरह निकलता है, एंडोमेट्रियम निकलती है यूट्रस की। और 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज आती है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और फिर सेक्रेटरी फेज। 14वें दिन से 28 से 29 दिन तक की चलती है, यानी टोटल 13 से 14 दिन चलती है ल्यूटियल यानी सेक्रेटरी फेज, ये ध्यान रखना। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन तक, फॉलिकुलर फेज 13वें दिन तक, ओव्यूलेटरी फेज 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, और 14 दिन के बाद 28 से 29 दिन तक ये ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैच 9। मैच द कॉलम 1 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मैच करना है, मैच कर लो जरा। एपोमिक्सिस कहां देखने को मिलती है? एस्टेरेसियो ग्रासेस में, एस्टेरेसियो ग्रासेस में देखने को मिलती है एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो मैंगो में दिखते हैं, मैंगो में एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, बिल्कुल सही है। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, बनाना में सीडलेस होते हैं। पार्थेनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के कार्प यानी फ्रूट का बन जाना, ये पार्थेनोकार्पी बनाना में, ग्रेप्स में, अंगूर में देखने को मिलती है, और ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। इनकी खेती वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से की जाती है। फिर है प्रोटेंड्री, एंड्रूशियम यानी मेल पार्ट पहले डेवलप कर जाता है सनफ्लावर यानी कंपोस्टी फैमिली में, कंपोस्टी को एस्टेरेसी भी कहते हैं, और सोलानेसी में प्रोटोगाइनी होती है, फीमेल पहले डेवलप करते हैं सोलानेसी में। कंपोस्टी जिसका मेंबर है सनफ्लावर, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप करते हैं, इसे प्रोटेंड्री कहते हैं। सोलानेसी में प्रोटोगाइनी होता है, ये ध्यान रखना, तो यह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकाला गया? पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हाइंड 2, हाइंड 2, ये निकाला गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी, इस बैक्टीरिया से निकाला गया था। हाइंड 2 में जो H है वो जीनस का पहला लेटर ये होता है, और IN स्पीशीज के ये 2 लेटर हैं, ये यहां से आते हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, बट ऑक्सीजन नेवर पार्टिसिपेट एज ए रिएक्टेंट इन एनी रिएक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन? देखो ऑक्सीजन जो होती है ये पूरी क्रेब्स साइकिल में कहीं दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी क्रेब्स साइकिल को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ये कहीं पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं दिखता। क्रेब्स साइकिल को हम एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा मानते हैं।
जबकि इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को सबसे बाद में एक्सेप्ट करती है, फाइनल ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन से मिल करके ये वाटर बना लेती है। ईटीएस कंप्लीट हो जाता है। ईटीएस में होता क्या है? ईटीएस में जो क्रेब्स साइकिल में एनएडीएच बनते हैं वो फिर से एनएडी में कन्वर्ट होते हैं, और जो एफएडीएच बनता है एफएडीएच2 वो एफएडी में कन्वर्ट होता है। एनएडीएच और एफएडीएच2 ये क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, जो ईटीएस में एनएडीएच एनएडी में, एफएडीएच2 एफएडी में कन्वर्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्सेप्टर से होता हुआ अल्टीमेटली फाइनली ऑक्सीजन पास जाता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बना लेती है। फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, एनएडीएच एनएडी में कन्वर्ट नहीं होगा, एफएडीएच2 एफएडी में कन्वर्ट नहीं होता है। जब एनएडीएच और एनएडी में नहीं बदलेगा, एफएडीएच2 एफएडी में नहीं बदलेगा, तो क्रेब्स साइकिल भी रुक जाएगी, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में यही एनएडी फिर से एनएडीएच में बदलता है और एफएडी एफएडीएच2 में बदलता है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाएगा, एनएडीएच एनएडी में नहीं बदलेगा, एफएडीएच2 एफएडी में नहीं बदलता। यह ध्यान रखना, जब एनएडीएच एनएडी में नहीं बदलेगा, एफएडीएच2 एफएडी में नहीं बदलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनएडी और एफएडी की कमी हो जाएगी, तो क्रेब्स साइकिल भी रुक जाएगी, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में एनएडी फिर से एनएडीएच में और एफएडी फिर से एफएडीएच2 में कन्वर्ट होता है। तो क्रेब्स साइकिल भी रुक जा रही है ऑक्सीजन अगर ना होगी, तो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली क्रेब्स साइकिल को चला रही है। ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एरोबिक रेस्पिरेशन का। पूरी क्रेब्स साइकिल में कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन को हट जाने से क्रेब्स साइकिल रुक जाएगी। क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हट जाने से ईटीएस रुकेगा, ईटीएस के रुक जाने से एनएडीएच एनएडी में, एफएडीएच2 एफएडी में नहीं बदलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनएडी एफएडी की कमी हो जाएगी। ये जब कमी हो जाएगी तो क्रेब्स साइकिल भी रुक जाएगी, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में ये वापस से इसमें कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म shows the saturation of transport but does not show uphill transport? अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको अपहिल बोलते हैं। अपहिल क्यों बोलते हैं? ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है ये ध्यान रखना। और इसमें एटीपी भी खर्च होता है और प्रोटीन्स भी इस्तेमाल होती हैं इसमें, कैरियर प्रोटीन की मदद से चलता है ये। तो ये कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शो सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बट डज नॉट शो अपहिल ट्रांसपोर्ट। इनमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये भी ध्यान रखना। ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चलता है, ये अलग से ध्यान रखना। इसको अपहिल बोलते ही नहीं है। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब जो अगेंस्ट चलता हो, तो फैसिलिटेटेड ये अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है। अपहिल ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट चलते हैं, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ, ये ज्यादा से कम की तरफ चल रहा है। इसमें नो एटीपी, कोई एटीपी खर्च नहीं होता, लेकिन इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये कैरियर प्रोटीन की मदद से चलता है, जिन्हें परमिएजेस कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जब सारे सबस्ट्रेट को पकड़ लेती हैं, जब इनसे सारा सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है कैरियर प्रोटीन से, तो ये सैचुरेशन भी शो करता है। सबस्ट्रेट बढ़ाने पर ये ट्रांसपोर्ट आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सारी प्रोटीन्स के से चिपक गया है सबस्ट्रेट, कोई भी प्रोटीन खाली नहीं है, तो ये सैचुरेट होता है। ये बिल्कुल सही है। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शोज सैचुरेशन, जब सारी प्रोटीन सबस्ट्रेट से भर जाएंगी तो सैचुरेशन हो जाएगा, बट डज नॉट शो अपहिल। अपहिल नहीं होता क्योंकि अलोंग होता है, अपहिल मतलब अगेंस्ट। तो आंसर ये हो गया।
थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ ए टिपिकल सेल और माइकोप्लाज्मा इज अ। अरे माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, तो आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं वॉल लेस प्रोकैरियोट, वॉल लेस में सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना। स्लाइम लेयर और कैप्सूल ये ग्लाइकोकैलिक्स के पार्ट होते हैं, ये कुछ बीमारी करने वाले बैक्टीरिया के चारों तरफ होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैमल्स विच वर ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ वर सिमिलर टू। पहले मैमल्स जो अर्थ के ऊपर आए थे वो किसके जैसे थे? वो श्रीव्स के जैसे थे, ये याद कर लेना, वो श्रीव्स के जैसे थे। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमीट्स इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स बाय। देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता क्या है, पॉलन ग्रेन 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में 2 सेल वाली अवस्था पे लिबरेट करता है, ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड होती है क्योंकि पॉलन ग्रेन ही हैप्लॉइड होता है, पॉलन ग्रेन ही हैप्लॉइड होता है, मियोसिस के बाद बनता है। एक वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी जनरेटिव सेल होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है, ये है जनरेटिव सेल, ये भी हैप्लॉइड होती है। यही जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करती है माइटोसिस से, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस ही होगी, मियोसिस नहीं हो सकती, और 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, ये ध्यान रखना। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, जनरेटिव सेल से बनते हैं माइटोसिस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following process does not occur during inspiration in human? ह्यूमन बीइंग में इंस्पायरेशन के दौरान कौन सी प्रोसेस नहीं होती? इंस्पायरेशन हमने तुम्हें बताया भी इससे पहले। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ जाता है, फ्लैट होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और सीना फूल भी जाता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। थोरैसिक कैविटी और लंग्स एयर टाइट होते हैं, जो चेंजेस थोरैसिक कैविटी में आते हैं वही लंग्स में आते हैं। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर लंग्स में कम हो जाने से बाहर से एयर अंदर चली जाती, क्योंकि बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा एयर के प्रेशर से बाहर से एयर लंग्स के अंदर चली जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रीनिक मसल्स जो होती है डायफ्राम की मसल्स, डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी डायफ्राम नीचे जाएगा, फ्लैट होता है, वरना नॉर्मली ये डोम शेप्ड होता है ऐसा। तो फ्रेनिक कहते हैं डायफ्राम की मसल्स हैं, इनको फ्रेनिक मसल्स भी कहते हैं, सही है। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, बिल्कुल सही है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो इंस्पायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल नहीं होता, एक्सटर्नल का रोल हो सकता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो 2 पसलियों को, रिब्स को आपस में जोड़ने काम करती हैं, बाहर से रिब्स को जोड़ती हैं एक्सटर्नल को इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर से रिब्स को आपस में जोड़ती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो इंस्पायरेशन में इनका रोल नहीं है, इंटरनल वाले का, ये है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से गलत ढूंढना है। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच। ट्रॉपिक लेवल फंक्शन से रिलेटेड होता है, किसी स्पीशीज को नहीं बताता। जैसे ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, ये ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ये फंक्शनल लेवल पे बनते हैं, ये किसी स्पीसीज को नहीं बताते कि यहाँ ये स्पीसीज पाई जाती हैं, स्पीसीज को नहीं बताते हैं, ये फंक्शन से रिलेटेड है, ये सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम का, चाहे वो सी हो, पॉन्ड हो, लेक हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये सही है। इन्वर्टेड पिरामिड तुम ध्यान रखना, इन्वर्टेड पिरामिड तुम ध्यान रखना 2 जगह, एक पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट यानी ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर
इन ए ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ट्री इकोसिस्टम, ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड है, लेक है, सी है, जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास हैं वो भी इन्वर्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? इन्वर्टेड। ये दो इन्वर्टेड, और पिरामिड ऑफ नंबर पैरासाइट की फूड चेन में भी इन्वर्टेड होता है, उसको तुम भूल जाओ। ये दो इन्वर्टेड ध्यान रखना, बाकी सारे पिरामिड अपराइट होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम में, और पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब सी, पॉन्ड, लेक, ये दो इन्वर्टेड हैं, बाकी सारे पिरामिड अपराइट होते हैं। तो ये तो सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड फॉर ट्री एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, गलत है। पिरामिड ऑफ नंबर होता है ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड, बायोमास नहीं होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास केवल एक्वेटिक इकोसिस्टम में उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। पिरामिड ऑफ नंबर होता है ट्री इकोसिस्टम में उल्टा। कैसे होता है? अरे एक ट्री है, ट्री से तुमने शुरू किया, ट्री एक है, इस पे 10 स्मॉल बर्ड्स हैं, छोटी चिड़ियां हैं, मान लो 100 हैं, सॉरी, और लार्ज बर्ड्स हैं, बड़ी वाली चिड़िया है इस पेड़ के ऊपर, वो 10 हैं। तो नीचे कम से स्टार्ट हो रहा है, ट्री एक है, छोटा हो गया बेस, 100 चिड़िया है छोटी वाली, और फिर बड़ी वाली 10 चिड़िया हैं। तो बेस जब छोटा हो जाता है तो पिरामिड उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर है, ध्यान रखना, ट्री इकोसिस्टम में, और पिरामिड ऑफ बायोमास केवल तुम्हारा इन्वर्टेड होता है सी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उल्टा, ये ध्यान रखना। तो ये गलत है, यहां पे नंबर होना चाहिए था, बायोमास नहीं होना था। एनर्जी एट ए लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर लेवल। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, यहां सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से और सही ढूंढना है। मीथेमोग्लोबिन, मीथेमोग्लोबिन ये तुम्हें देखना है। जब हीमोग्लोबिन आयरन से कंबाइन कर जाती है, यहां पे आयरन हीमोग्लोबिन में फेरिक फॉर्म में है, नॉर्मली फेरस फॉर्म में होता है, लेकिन यहां पर आयरन फेरिक फॉर्म में +3। ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन फेरिक फॉर्म में होता है वो मीथेमोग्लोबिन है, ये याद कर लेना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो तुम जानते ही हो, हीमोग्लोबिन जब बाइंड कर जाती है ऑक्सीजन से। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन बाइंड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन बाइंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है। तो ये वाला आंसर सही है। कार्बोक्सी में ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन बाइंड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बामीनो में ये कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अपॉन आर करेक्ट अबाउट फूड चेन। फूड चेन को लेकर के इनमें से कितने सही हैं? अब देखो, ये कहता है ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज्यादातर फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन होती हैं, जो ग्रीन प्लांट से शुरू होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती हैं, ये सही है। जमीन पे चलने वाली ज्यादातर फूड चेन ये कौन सी होती हैं? वो डिट्राइटस होती हैं। बहुत सारे एनिमल्स मरते हैं जमीन पे, उनका एक्सक्रीटा होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है डिट्राइटस फूड चेन। ये टेरेस्ट्रियल होती हैं, जमीन पे चलने वाली ज्यादातर फूड चेन टेरेस्ट्रियल होती हैं। टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी में चलने वाली ज्यादातर फूड चेन ग्रेजिंग होती हैं, ग्रीन प्लांट्स यानी फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती हैं। जमीन पे चलने वाली नहीं, टेरेस्ट्रियल, इनमें ज्यादातर फूड चेन चलती हैं डिट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती हैं।
बहुत सारे जानवर मरते हैं और उनका एक्सक्रीटा बहुत ज्यादा होता है जमीन पर, वहां से शुरू होती हैं। तो जमीन पर चलने वाली यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो होती है वो ज्यादातर डिट्राइटस होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डिट्राइटस फूड चेन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सन। भैया ये डिट्राइटस फूड चेन में डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, वहां से एनर्जी निकलती है। दे आर लेस और नॉट डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। तो डिट्राइटस फूड चेन सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होती, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को गलाते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो वहां पर यूज होती है। डिट्राइटस फूड चेन में भी कनेक्टेड टू ग्रेजिंग फूड चेन समवेयर, बिल्कुल सही है। दो फूड चेन आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, डिट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। फूड चेन्स आपस में सारी कनेक्टेड होती हैं। एक चिड़िया जो है वो रहती तो पेड़ पर है, टेरेस्ट्रियल है यानी जमीन पर रहती है, लेकिन वो पानी की मछली को खाती है, यानी एक्वेटिक फूड चेन से वो जुड़ जाती है, वो पानी की मछली को खाती है वो चिड़िया। तो दो फूड चेन आपस में जुड़ सकती हैं। इन अ ग्रेजिंग फूड चेन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिक्रीज एट हायर लेवल्स। ग्रेजिंग फूड चेन में ऑर्गेनिज्म का साइज जो होता है ये कह रहा है कि ये डिक्रीज कर जाता है हमेशा ऊपर, साइज तो बढ़ता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो बहुत छोटे होते हैं, ये गलत है ये। तो इसमें 3 सही हैं ऊपर के, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनसे मैच करना है, आराम से मैच कर लो बढ़िया सा। स्टैटिन्स जो होते हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हैं। ये मोनास्कस, ये इससे निकलते हैं, ये इससे प्राप्त होते हैं। स्टैटिन्स लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये दी जाती हैं, इम्यून सिस्टम को दबाती हैं सप्रेस करने के लिए, ताकि ऑर्गन रिजेक्ट ना होने पाए। हमारा इम्यून सिस्टम ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये दी जाती है साइक्लोस्पोरिन, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज, हार्ट अटैक हुआ किसी मरीज को, उसको इसका इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जो ब्लड वेसल्स है उनमें क्लॉट्स बन जाते हैं, उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। और लाइपेजेस डिटर्जेंट में यूज होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में। ये ऑयल स्टेन को कपड़े पर जो तेल के धब्बे लग जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए होता है, अच्छे वाले डिटर्जेंट्स में पाए जाते हैं लाइपेजेस। तो ऐसे मैच कर लेना, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा सही से मैच्ड नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, बिल्कुल सही है। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जब बाइंड कर जाती है तो स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं और कोई भी एंजाइम नहीं बनता। रिप्रेसर प्रोटीन इसको बनाता है रेगुलेटर जीन यानी लैकाई रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन फ्री होती तो एक्टिव होती है, ये ऑपरेटर से चिपक जाती है, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, वो आरएनए नहीं बनाते और प्रोटीन यानी एंजाइम्स नहीं बनते, तीनों एंजाइम्स नहीं बनते, ये भी सही है। ओपरॉन में क्या क्या आते हैं, ओपरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ऑपरेटर भी है, प्रोमोटर, इनहिबिटर थोड़ी ना होता है ओपरॉन में, तो ये वाला गलत है। ओपरॉन में रेगुलेटर जीन होता है, जैसे लैक ओपरॉन में लैकाई होता है, रेगुलेटर जीन के बाद प्रमोटर होता है और प्रमोटर के बगल में ही ऑपरेटर भी होता है, ऑपरेटर प्रमोटर का ही पार्ट होता है। और एक या अनेक पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, जैसे लैक ओपरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, Z, Y और A। ये अपना अपना एंजाइम बनाते हैं। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमिएज और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, इनहिबिटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन के लिए क्या नहीं सही है। एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का जो एंटीकोडॉन आर्म होता है वहां पर एंटीकोडॉन पाया जाता है। ये एंटीकोडॉन, ये मान लो एंटीकोडॉन है, ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है, ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर करता है। मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन है मान लो AUG और ट्रांसफर आरएनए पास एंटीकोडॉन है।
मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड के अंदर कोडॉन्स होते हैं, इन कोडॉन से पेयर करता है ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन, इस कोडॉन को ढूंढ लेता है एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन ये यूएसी ये मैसेंजर आरएनए कोडॉन से पेयर कर लेता है, चिपक जाता है। तो क्या इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये सही है। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड ना, जेनेटिक कोड यानी कोडॉन्स तो एमआरएनए पर होते हैं, जबकि एंटीकोडॉन टीआरएनए का ऊपर होता है। तो ये जेनेटिक कोड की बेसिक यूनिट थोड़ी ना है, जेनेटिक कोड तो एमआरएनए के ऊपर है, उसमें जेनेटिक कोड पाए जाते हैं, कोडॉन्स पाए जाते हैं, वो बेसिक यूनिट एमआरएनए में है, टीआरएनए में नहीं है। इट इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए मॉलिक्यूल, सही है। इट में पेयर विद मोर देन 1 कोडॉन्स, एक एंटीकोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन से पेयर कर लेता है। अगर यहां पे सी की जगह आइनोसिन बेस आ जाए तो आइनोसिन बेस यू से भी पेयर कर जाता है, ए से भी पेयर कर जाता है और सी से भी। तो एक ट्रांसफर आरएनए कई कोडॉन से पेयर कर लेता है, ये हमने अलग से लेक्चर बताया था, वॉबल हाइपोथेसिस, यूट्यूब पे पढ़ा है वॉबल हाइपोथेसिस मेरा लेक्चर। तो एक ट्रांसफर आरएनए कई एक मैसेंजर आरएनए से पेयर कर जाता है, मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से पेयर कर जाता है। एक ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कई कोडॉन से पेयर कर जाता है, तो ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल की संख्या में बचत होती है, इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल, ये तुम पढ़ोगे वॉबल हाइपोथेसिस में। एक ही ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल उसका एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कई कोडॉन से पेयर कर जाता है, ये भी सही है। तो आंसर ये गलत हो जाएगा। जेनेटिक कोड ये वाला, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड। एंटीकोडॉन जेनेटिक कोड की यूनिट थोड़ी ना है, वो तो कोडॉन होता है जो एमआरएनए पर होता है। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद एबी ब्लड ग्रुप, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसकी शादी एबी ब्लड ग्रुप वाली वुमेन से होती है। तो मैन को तुम होमोजाइगस मान लो। मैन कैसा हो सकता है? मैन दो तरीके का हो सकता है, या तो ये ए होगा या एओ होगा, या ये मैन होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। वुमेन तो बिल्कुल सही है, वुमेन एबी है, इसकी शादी एबी वाले से हो गई। विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट द मैन इज होमोजाइगस, मैन होमोजाइगस है, ये इस बच्चे कौन सा बच्चा साबित करता है कि मैन होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस नहीं है। तो दोनों से क्रॉस करा लो, पहले मैन समझो ये होमोजाइगस है, फिर वुमेन तो एबी है ही है, तो इसके पहला बच्चा होगा ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बच्चा होगा ए ब्लड ग्रुप, तीसरा बच्चा होगा एबी ब्लड ग्रुप, चौथा बच्चा इसका एबी ब्लड ग्रुप। अगर मैन होमोजाइगस है तो ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे और एबी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे। मान लो मैन हेट्रोजाइगस है, एओ है, वुमेन तो एबी है ही है, ये दे रखा है, तो पहला बच्चा इनका होगा ए यानी ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बच्चा होगा एओ यानी ए ब्लड ग्रुप, तीसरा बच्चा होगा एबी यानी एबी ब्लड ग्रुप, चौथा बच्चा होगा बीओ यानी बी ब्लड ग्रुप। इस वाले में बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। जब मैन होमोजाइगस है तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं पैदा होगा, जब मैन हेट्रोजाइगस होगा तभी बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा इनका पैदा होगा। तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये साबित करता है कि मैन क्या है, एओ यानी हेट्रोजाइगस है। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है? हाँ, यही सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बच्चा ये साबित करता है कि मैन हेट्रो होमोजाइगस नहीं है, मतलब मैन ये नहीं है, ये है। तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये साबित करता है, क्योंकि होमोजाइगस अगर होगा तो इनका बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये पैदा नहीं होगा, जन्म नहीं होगा इसका। बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये साबित करता है कि मैन हेट्रोजाइगस है, क्योंकि हेट्रोजाइगस मैन ही बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के इनमें से कौन सा सही है? एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH एंड AH+ ना, कह रहा है कि एनर्जी जो स्टोर हुई है एटीपी में यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH, वो NADH को बनाने में मदद करती है। अरे NADH खुद ही एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ FADH2। अरे एटीपी से ना NADH बनता है ना FADH2 बनता है, NADH FADH2 खुद एनर्जी रिच कंपाउंड है। NADH के टूटने से 3 ATP बनता है ETS में, और FADH2 के टूटने से 2 ATP बनता है ETS में। ये तो ATP प्रोड्यूस करते हैं ETS में। एनर्जी स्टोर्ड इन NADH H+ एंड FADH2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, बिल्कुल सही है।
NADH 3 ATP बनाता है, FADH2 2 ATP बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान। एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH+ एंड FADH2। ऐसा कहां होता है? ग्लूकोज की एनर्जी से बनता है NADH और FADH2 ना, ये भी गलत है, तो ये वाला सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड इन। हेट्रोफिली का मतलब होता है कि पौधे में दो तरह की पत्तियां होना, एक ही पौधे में दो तरह की, दो शेप की पत्तियों का होना, यह हेट्रोफिली है। हेट्रोफिली या प्लास्टिसिटी कह सकते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है फेज इंड्यूस्ड हेट्रोफिली या प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली को प्लास्टिसिटी भी कह सकते हो, हेट्रोफिली इसको प्लास्टिसिटी भी कह सकते हो। तो ये दो तरह की होती है, फेज इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी और दूसरी होती है एनवायरमेंट इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी यानी हेट्रोफिली। दो तरह की पत्तियां फेज के हिसाब से, यानी पौधा जब बहुत छोटा था, बचपन है, उसकी पत्तियों का आकार अलग था, जब पौधा बड़ा हो गया तो उसकी पत्तियों का आकार अलग है। तो बचपने की पत्तियां अलग शेप की और जवानी की पत्तियां अलग शेप की, ये फेज इंड्यूस कहलाता है। एनवायरमेंट की वजह से पत्तियों का अलग अलग शेप हो जाए। एक पौधा है रेननकुलस, वो पानी के अंदर रहता है, बटरकप यानी रेननकुलस पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर की पत्तियां खटी फटी हैं और पानी के ऊपर की पत्तियां एंटायर यानी समूची हैं। तो एक ही पौधे में दो तरह की पत्तियां हैं, पानी के अंदर का एनवायरमेंट अलग है और पानी के ऊपर का एनवायरमेंट अलग है। तो ये एनवायरमेंट की वजह से एक पौधे में दो तरह की पत्तियां बन रही हैं, तो ये एनवायरमेंट इंड्यूस्ड है। ऐसा देखने को मिलता है रेननकुलस में। रेननकुलस कहलाता है बटरकप, पानी के अंदर रहता है तालाब में, आधा पौधा पानी के अंदर आधा बाहर, पानी के अंदर की पत्तियां कटी फटी डाइसेक्टेड और पानी की ऊपर की पत्तियां, हवा में जो पत्तियां हैं एंटायर यानी पूरी होती हैं, एनवायरमेंट की वजह से होती हैं रेननकुलस यानी बटरकप में। बाकी ये तीनों में फेज इंड्यूस्ड हैं, समय के अनुसार। बचपने की पत्तियां अलग है, जवानी की पत्तियां अलग हैं, ऐसा ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26, द फेस ऑफ द गोल्गी apparatus receive the materials packaged in the form of vesicle from the ERs। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं लिपिड्स। यहां बनती हैं प्रोटीन्स और यहां बनते हैं लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स ईआर से बाहर निकलते हैं छोटी छोटी वेसिकल के फॉर्म में। इन वेसिकल को कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल, इन वेसिकल को कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। ये ट्रांजिशन वेसिकल्स क्या करती हैं? गोल्गी बॉडी के कॉन्वेक्स यानी सिस फेस से फ्यूज कर जाती हैं। ये प्रोटीन, ये वेसिकल, ट्रांजिशन वेसिकल आके फ्यूज कर जाती हैं गोल्गी बॉडी के सिस। ये वाला सिस फेस है, ये है ट्रांस फेस। गोल्गी बॉडी के सिस फेस से आके फ्यूज कर जाती हैं। ये प्रोटीन और लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड में सिस फेस पे, और इन्हीं प्रोटीन के लिपिड के पैकेट बनते हैं ट्रांस फेस पर, यानी ट्रांस फेस पर होती है पैकेजिंग। ट्रांस फेस पे क्या होती है? पैकेजिंग होती है, ये ध्यान रखना। तो गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे सारा काम हो रहा है। ये वेसिकल आके कहां फ्यूज कर रही है? गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे, जहां पे प्रोटीन्स बदल जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में, लिपिड बदल जाते हैं ग्लाइकोलिपिड पे, और ट्रांस फेस पे पैकेजिंग होती है, इनके पैकेट्स बाहर निकलते हैं। तो आंसर होगा ये फ्यूज करती हैं सिस फेस पे। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 27, द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ ए हैवी मीरोमायोसिन पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन हैज। मीरोमायोसिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। देखो मसल फाइबर के अंदर दो तरह के फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन का जो मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन, इसमें जो हैवी मीरोमायोसिन और होता है लाइट मीरोमायोसिन, ये दो होती हैं। तो कह रहा द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ द हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में ग्लोब्यूलर हेड होता है, एक ग्लोब्यूलर हेड है ये वाला। इसमें क्या पाया जाता पूछ रहा है, ये ग्लोब्यूलर हेड है। हैवी मीरोमायोसिन के अंदर एक ग्लोब्यूलर हेड है
ग्लोब्यूलर हेड, इस पे क्या चीज पाई जाती है? इस पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, बिल्कुल सही है। ये जाकर के एक्टिन प्रोटीन के से चिपकेगा जाकर के, और इस पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है और एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी भी होती है। ये तीनों ही चीजें पाई जाती हैं मीरोमाइसिन के, हैवी मीरोमाइसिन के ग्लोब्यूलर हेड पे। ये तीनों जगहें होती हैं। इन्हीं एक्टिन बाइंडिंग साइट की मदद से ये जाकर के एक्टिन फिलामेंट से चिपकता है, और एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है, यहां पर एटीपी भी चिपकता है और इसमें एटीपेज एंजाइम भी होता है। ये भी एक्टिविटी पाई जाती है इसके अंदर। ये तीनों ध्यान रखना, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट ढूंढना है कितने हैं। सल्फेट फॉर्मेशन अकर्स इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल बनती हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान, जब दो सेल बनती है प्लांट सेल से तो बीच में सेल प्लेट बनती है। ये सेल प्लेट इधर ग्रो करती है, इधर ग्रो करती है, और एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। इस सेल प्लेट को बनाती है गोल्गी बॉडी। इस सेल प्लेट को बनाती है गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी, और आगे चल के ये सेल प्लेट कन्वर्ट हो जाती है मिडिल लैमेला में। आगे चल के सेल प्लेट कन्वर्ट हो जाती है मिडिल लैमेला में। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सही है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स इन माइटोसिस। माइटोसिस में आधे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में आ जाते हैं, और लगभग आधे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में आ जाते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो आधे आधे बढ़ जाते हैं, ये भी सही है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सिंसीशियम। कोकोनट की जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होती है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो नारियल पानी पीते हैं हम लोग, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है और ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, सही है। फरो फॉर्मेशन अकर इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब एक एनिमल सेल से दो एनिमल सेल बनती हैं तो बीच में फरो बनती है। बीच में फरो बनती है इस तरह से, ये बनती है फरो। ये फरो अंदर की तरफ जाती, गहरी होती जाती, डीप होती जाती है, और एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। ये बिल्कुल सही है, तो सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज मोर एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जाइलम हैविंग वेसल्स विद वाइडर ल्यूमेन। तो स्प्रिंग में कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि पौधा अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करता है, और बहुत सारा जाइलम बनता है और बहुत सारी जाइलम वेसल्स बनती हैं, लेस कॉम्पैक्ट बनती हैं जाइलम वेसल, बड़ी बड़ी जाइलम वेसल्स बनती हैं जिनकी ल्यूमेन काफी चौड़ी होती है। तो स्प्रिंग में वैस्कुलर कैम्बियम यानी कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है। ये जो जाइलम वेसल्स बनाता है उसकी ल्यूमेन, उसकी गुहा अंदर की चौड़ी होती है, बड़ी वेसल्स बनती हैं। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहते हैं और ऑटम वुड को लेट वुड कहते हैं, ये भी सही है। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव। जाड़ में कैम्बियम लेस एक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि पौधा ठीक से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो जाइलम एलिमेंट्स है, जाइलम वेसल्स होती हैं, उनकी जो गुहा होती है वो काफी पतली हो जाती है, और इससे विंटर में जो बनता है इसे ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। स्प्रिंग वाली को बोलते हैं अर्ली वुड, और जाड़े में जो बनती है लकड़ी बनती है सेकेंडरी जाइलम, वो ऑटम वुड या लेट वुड कहलाता है, ये भी सही है। द स्प्रिंग वुड इज डार्क। स्प्रिंग वुड डार्क नहीं होती है। जब पौधा अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करता है स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में, तो ये जो लकड़ी बनती है वो लाइट कलर की होती है, हल्के रंग की होती है। जाइलम की वेसल्स चौड़ी होती है, इनमें उनके अंदर ल्यूमेन गुहा चौड़ी होती है, बड़ी बड़ी जाइलम वेसल्स बनती है विद वाइडर ल्यूमेन। ये डार्क की जगह लाइट होना चाहिए था। जब पौधे के तने को बड़े काटोगे तो स्प्रिंग वुड लाइट कलर की दिखती है, हल्के रंग की, और ऑटम वुड गहरे रंग की दिखती है क्योंकि जाइलम वेसल्स कॉम्पैक्ट होती हैं। स्प्रिंग वुड में जाइलम वेसल लेस कॉम्पैक्ट होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। ऑटम वुड में ये मोर कॉम्पैक्ट होती हैं, ये गहरे रंग की दिखाई पड़ेंगी, इनकी ल्यूमेन पतली होती है ऑटम वुड में। लेकिन जो स्प्रिंग वुड होती है इसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि जाइलम वेसल्स बड़ी बड़ी होती है, ल्यूमेन चौड़ी होती है, इसकी डेंसिटी तो कम होती है, लेकिन ये लाइट कलर की होती है, ध्यान रखना।
ऑटम वुड में जाइलम वेसल्स करीब करीब होती है, कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि पौधा अच्छे से जाड़े में पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। स्प्रिंग वुड की डेंसिटी कम होती है तो सही है, लेकिन वो लाइट कलर की होती है, तो ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द सेट ऑफ बोन्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन सी बोन्स इंक्लूडेड नहीं होती है? एक्सियल स्केलेटन में कौन सी बोन्स इंक्लूडेड नहीं है? देखो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से आते हैं? स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, स्कल, ये सब एक्सियल है। इनमें वर्टेब्री भी आती है, क्रेनियल और रिब्स ये सब आते हैं। स्कल, स्टर्नम, वर्टेब्री ये सब एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपेंडिक्स आती हैं, पेल्विक गर्डिल और पेक्टोरल गर्डिल भी होती हैं, तो ये कॉक्सल तो होगी नहीं, स्कैपुला भी नहीं होगी, क्लेविकल, तो क्लेविकल, स्कैपुला ये और कॉक्सल ये सब, ये बोन्स किसकी हैं? ये गर्डल की बोन है, ये पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल के अंतर्गत आती हैं। ये वाले सारे जो है ये तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन में शामिल है, ये एक्सियल स्केलेटन में शामिल नहीं है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, याद कर लेना, ये एक्सप्लेनेशन से तुम्हें बहुत सीखने में मदद मिलेगी नीट के एग्जाम में भी। नीट के एग्जाम में काफी चीजें तुम अच्छे से कर पाओगे। दैट्स ऑल।